सर अभी की जो पढ़ाई है 2020 में जो एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन जिसको बोलते हैं सर, जी। तो आपके हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन किसको बोलते हैं सर? think education is nothing but helping a child understand what his or her nature is, and once that is identified, provide them with enough opportunities so that we can nurture that nature. I think education is just that, nothing else. सर पेरेंट्स को समझाना बड़ी दिक्कत होती है क्या सर कभी? एज एन एजुकेशनिस्ट अगर मैं अपनी टीचर्स को नहीं समझूं कि वो कौन है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, सिमिलरली मैं स्टूडेंट के मन में झांक के उसके चैलेंजेस को ना समझूं, इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी टू बी पुट इन टू टॉक टू देम. क्या इतनी कम उम्र के बच्चे 9+8-9 के बच्चों को भेजना सही होता है या उनकी पूरा एक बच्चों की जो गाइडलाइंस है जो वो पढ़ने के बाद अगर वो कोचिंग ले तो वो बेटर होगा या अभी से उसको ट्रेन किया जाए क्लास 8 से? कोचिंग्स की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए. अगर एक बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल जा रहा है और साल के 200 दिन, 250 दिन वो स्कूल जा रहा है, हर क्लास में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ट्यूशन जाने की ज़रूरत क्यों? वो सारी डोमेन स्किल्स तो स्कूल में सिखाई जा रही हैं. तो सर अभी जैसे आपको पता है सर यही आ गया जी. ChatGPT वगैरह सारा करके बच्चों को स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है कि आप इसके बारे में आप कुछ लिख के ले आओ या प्रोजेक्ट बनाओ, वो भी ChatGPT में जस्ट कॉपी नई टेक्नोलॉजी, खासतौर से आज की डेट में बज़वर्ड AI है, वो आ चुका. इट इज़ हेयर टू स्टे, जाने वाला नहीं है. A young educator, policy expert, and a true visionary, Mr. Jain has defined what learning can look like in the 21st century. As the Director, Development of Silver Precious School, Ghaziabad, he has not only built one of the Delhi NCR most respected progressive learning space, but also inspired a wave of education transformation across the region. With a strong belief in futuristic skill, human values, and the student leadership, he continues to shape the mind of tomorrow and today. तो चलिए सुनते हैं उनकी यात्रा, उनके विचार और उस विज़न को जो आज के शिक्षक को आने वाले कल से जोड़ता है. हेलो हाय, मैं देवाशीष, आप सभी को क्रिएटिव माइंड इंडिया पर आपका स्वागत है. देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं. मेरे सामने जो बैठे हैं वो शख्स क्रिएटिव फील्ड के मास्टर्स हैं. इनोवेशन उनकी ब्लड में है. जानते हैं उनकी दूसरी पहलू को. अब मैं उनके बारे में अभी कुछ बोलूँगा नहीं कि वो क्या है नहीं है, बट एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हमारे सामने हैं नमन जैन जी. नमन जैन जी नमस्कार. नमस्कार देवाशीष जी. मैं आपका इंट्रोडक्शन दिया नहीं, सबसे पहली बात है. हम जानेंगे सर आप क्या हो. एजुकेशनिस्ट बाय हार्ट. सर एजुकेशन बाय हार्ट तो ठीक है. आपकी जर्नी आपकी थोड़ा सा हमें बताएंगे सर. आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई है? और देवाशीष जी मेरे को बड़ा आई फील व्हेन आई लुक बैक नाउ, आई थिंक आई एम वेरी लकी. व्हाई? बिकॉज I've been able to spend time in so many different schools and so many different systems. एक गाज़ियाबाद में सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल बैक इन द डे हुआ करता था. इट वाज अ प्राइमरी स्कूल. 5th तक की मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई. वाओ. 6th में आई वेंट टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्कूल सिस्टम, रायन. 7th 8th 9th 10th में मैं नोएडा एक मिशनरी स्कूल में गया. फिर IB सिस्टम में गया. फिर अमेरिकन कॉलेज सिस्टम को मेरे को चखने का मौका मिला और उसके बाद फिर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को चखने का मौका मिला. और हाल ही में मैंने अपनी B.Ed कंप्लीट करी है. तो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स, बट आई रियलाइज दैट अब अगर मैं अपने आप को देखूं तो परमात्मा ने अगर मेरे को जन्मा है जिस परिवार में, तो मुझे ऐसी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि मैं एजुकेशन के लिए ही बना हूँ. क्या बात सर. तो लोग तो आपको जानते हैं सर, एक प्लानर हो आप. एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न ज़माने की जो 2020 के जो एजुकेशन सिस्टम्स है जी. अब बच्चों में
अभी जो आपका थिंक टैंक है, जो आप दिमाग में सोचते हो सर, क्या सोचते हो सर? अभी के बच्चों में क्या होना चाहिए? हमारी जो एजुकेशन सिस्टम पिछले 15-20 साल में हम नोटिस करते आए हैं, इट हैज़ लार्जली बिन कंटेंट ड्रिवन। और शुरू के 7-8 साल मेरे करियर के, आई हैव वर्कड इन टियर 3 टाउन of India in UP called Shamli, and I used to run an engineering college there. ओके। और मेरा वास्ता वहाँ पर रूरल क्षेत्र के जो पेरेंटल कम्युनिटी है, द फार्मर्स Okay. एंड पीपल हु आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड ऑन अ डे टू डे बेसिस, वो पेरेंटल कम्युनिटी और उनकी एस्पिरेशंस को समझने का मेरे को मौका लगा। एट द सेम टाइम जब आप हायर एड में काम करते हो, आपका इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट बन जाता है। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और पेरेंटल कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट प्राइमरीली प्रोफेशनल जर्नी है और प्रोफेशनल स्किल्स की है रिक्वायरमेंट, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइमरीली कंटेंट ड्रिवन है। सो दैट्स व्हाट द बिग डिस्कनेक्ट यस। इज़। ये मुझे अपनी अब तक के 1.5 डेकेड्स का काम लगता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम सपोज टू बी ट्रांसफॉर्मिंग। तो फ्रॉम बिगनिंग यू वांट टू जॉइन इन द स्कूल सर? एज आई सेड कि मेरा फैमिली, जिस फैमिली में मैं जन्मा, दे गॉट इनटू एजुकेशन इन 98। तो राइटली और रॉन्गली वो उत्तरदायित्व मेरी तरफ आ गया। बट यूजुअली देवाशीष जी, होता क्या है कि स्कूल सिस्टम्स में या हायर एड में मैनेजमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो काम होता है वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है। बट मुझे एडमिनिस्ट्रेशन समझ नहीं आती। मैं देख रहा हूँ सर आपको। So I love to be around teachers. I love to be around students. I love to understand what the parental उनकी जो महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। तो I think that's it's a right fit. सर एक बात है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन 2020 में क्या मायने रखता है सर अभी आपके हिसाब से सर? मैं आपके सवाल को थोड़ा सा और समझना चाहूँगा। सर अभी की जो पढ़ाई है 2020 में, जो एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन जिसको बोलते हैं सर, जी, तो आपके हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन किसको बोलते हैं सर? लोग कहते हैं, जैसे कि अलग पेरेंट्स से बात करता हूँ मैं अलग से, हाँ इंटरनेट में आ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ लो, कुछ म्यूज़िक देख लो, तो उनके हिसाब से इस टाइप का कुछ अच्छे कोचिंग ले लो और IAS की तैयारी करो, नए नए इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी करते हैं, तो उनका ये है क्वालिटी एजुकेशन आज की तारीख में। तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से सर समझना चाहूँगा सर मैं। आपने बहुत डीप सवाल मुझसे पूछा है। शायद धरातल पे वो सुनने में पहली बार में बड़ा सिंपल सवाल लगेगा, बट इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। कोशिश करूँगा उस डेप्थ को अचीव करने की अपने रिस्पॉन्स में। देवाशीष जी, द बिग प्रॉब्लम दैट आई सी, हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट्स की इनहेरेंसी को सेलिब्रेट नहीं करता, एक्सटर्नल फैक्टर्स से मोटिवेटेड है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे परिवार में एक IAS निकल गए, तो पूरा परिवार उसके पीछे कोशिश ये करेगा कि IAS ही राइट रूट है। वन डॉक्टर हु हैज़ क्लियर्ड एम्स, सो एवरीबडी, सो वो जो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क वो एक सक्सेस स्टोरी जो हमारे आसपास होती है उसके अराउंड हो जाती है। अब आप सोचिए कि उस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, उसकी दृष्टि से अगर आप देखें, तो कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो कौन है,
भगवान ने किस तत्व से उसको बना के भेजा है, परमात्मा ने जो उसके अंदर क्वालिटीज़ एम्बेड करी हैं, उसको हम एक्सप्लोर करने के लिए क्या मौके प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट को, यस, दैट्स व्हाट इज़ मिसिंग. सो आई थिंक एजुकेशन इज़ नथिंग but helping a child understand what his or her nature is, and once that is identified, provide them with enough opportunities so that we can nurture that nature. I think the education is just that, nothing else. सर पेरेंट्स को समझाना बड़ी दिक्कत होती है क्या सर कभी कभी, कि बच्ची के अंदर में जो क्वालिटीज़ है उस पे आप फोकस करो या उसको आप प्रमोट करो, ऐसा कभी दिक्कत आई है सर आपको? मुझे लगता है कि जो एजुकेशन का वर्टिकल है वो बहुत ट्रांजैक्शनल अभी हो गया है, बट इट्स अ वेरी ह्यूमन प्रोफेशन. इट नीड्स अ लॉट ऑफ कनेक्ट, डेली वन-on-one कनेक्ट विद ऑल स्टेक होल्डर्स. एज एन एजुकेशनिस्ट, अगर मैं अपनी टीचर्स को नहीं समझूं कि वो कौन हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, सिमिलरली मैं स्टूडेंट के मन में झांक के उसके चैलेंजेस को ना समझूं, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं पेरेंट्स का फियर ना समझूं और मैं सिर्फ अपनी ही बातें उनके ऊपर थोपूं, तो जाहिर सी बात है एजुकेशनल बड़ी ट्रांजैक्शनल हो जाएगी. सो आई थिंक समझाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इट्स जस्ट दैट इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी टू बी पुट इन टू टॉक टू देम, टू रियलाइज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, और वो विजन मैचिंग कंटिन्यूसली होनी बहुत ज़रूरी है. सर आपके स्कूल का जो बैनर है, जब वेबसाइट पे हम देखते हैं जी, सिल्वर लाइन जो पब्लिक जी. स्कूल है, उसमें दिखता है कि बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव, बी साइंटिस्ट तो आपको देखा नहीं मैंने उसमें. फ्रंट बैनर की बात कर फ्रंट रहे हैं. बैनर की बात कर रहा हूँ सर. इतने सारे जो टैगलाइन है सर, आपने क्या सोच के, मतलब आपने मतलब कुछ तो सोचा होगा कि इसके पीछे सर थोड़ा सा रीज़न हमें समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा बताएंगे आप? अभी रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड वी हैव नेम्ड इट द एक्सप्रेशंस. सो अगर हम बात करते हैं किसी बच्चे की या किसी इंसान की इनहेरेंट स्किल्स की, वो उस इनहेरेंट स्किल्स को, अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को मैनिफेस्ट कैसे करेगा लोगों के सामने? वो मैनिफेस्ट करेगा अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू. वो एक्सप्रेस कैसे करेगा? इनोवेट करके, यस, टेक्नोलॉजी के थ्रू. वो एक्सप्रेस करेगा अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, चाहे वो विजुअल आर्ट्स हो. वो एक्सप्रेस करेगा अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस के थ्रू. सो द होल आइडिया इस दुनिया में, इट्स सच अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड इन माय अंडरस्टैंडिंग. हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी डेवलप्ड हो चुकी है, एंड देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी. आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट देयर वर available to a human being in a professional world, they were very, very limited. But आज a person with one specific skill set can be the only one in the world. Or maybe there are only 50 people in the whole world doing that one specific thing. तो I think वो जो बैनर है, वो कोशिश कर रहा है बच्चों को नज करने के लिए कि ट्राई टू फाइंड हु यू आर, बट वंस यू डू देन एक्सप्रेस योरसेल्फ. सर इतनी सारी चीज़ें सर, अभी तो आप इतना प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं सर, तो टीचर्स को भी अपडेट करते हैं सर आप? जो टीचर्स अभी फैकल्टीज़ हैं वहाँ पर, तो उनको भी अपडेट करना पड़ता होगा सर, वो भी अपडेट होते होंगे. तो ट्रेनिंग पर्पस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
उसके लिए क्या प्रोग्राम करते हैं सर आप लोग? सी आई थिंक आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है. आई थिंक टीचर्स आर द bedrock. In a country like ours, teachers have not been applauded enough. But हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऐसा टीचर 100% छुपा हुआ है जिसने उस इंसान के दिल को छुआ या उसको वो मौका दिया या उसको वो काउंसिल किया. What is being done to support the teachers? I think any initiative that has to get executed at the ground level, teacher professional development is absolutely critical. So हमारे स्कूल में हम इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं. आई थिंक एवरीथिंग दैट वी डू एट सिल्वर लाइन, इट्स उसका जो गुरु मंत्र है, उसके जो पीछे की छुपी हुई कहानी है, वो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है. यही पूछना चाहता क्योंकि अभी की तारीख में सर हर 4 घंटे या बोलो आप 1-2 दिन बाद टेक्नोलॉजीज चेंज होते हैं. बिल्कुल. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी की जनरेशन को जानना भी और टाइम निकालना पड़ने, क्योंकि टीचर्स जनरली क्या होते हैं स्कूल से जाते हैं और घर जाते हैं, उनकी भी फैमिलीज होते हैं, ये होते हैं, और एक नई टेक्नोलॉजी को पढ़ना इतना आसान नहीं होता. फिर बच्चों को फिर उसको फिर ट्रांसफ़र करना. तो मैं यही जानना चाह रहा था कि सर कितना टफ होता होगा. सो जैसे हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं, आपके और हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं जिनके थ्रू हम मिले. हाँ. और हमारे स्कूल में वो कई साल से हमारा साथ दे रहे हैं. और वो इतने अच्छे शिल्पकार हैं ललित जी कि उनकी टैलेंट को समझने के लिए हमें स्टूडियो बनाना पड़ा. ये मैंने सुना सर. और उनको वो एक प्लेटफॉर्म देना पड़ा, क्योंकि मैं अगर थर्माकोल एंड कार्डबोर्ड, मैं टोकना चाहूँगा सर, बनाया था छोटा नहीं सर. मतलब एक इतना बड़ा कि शायद मैंने कभी किसी स्कूल में ये नहीं देखा जी, उसमें सिरामिक का भट्टी हो, कोई एक नहीं, 2-2 3-3. बाकी सर आपसे जानूंगा कि मैं तो देख के हैरान हो गया, बच्चे इस पे सिरामिक भट्टी यहाँ स्कूल में, सिरामिक की तो कहीं है ही नहीं सर स्कूल में. जी, जनरली है नहीं, एनसीआर में तो है नहीं, बाकी का पता नहीं इंडिया में, मेरी जानकारी के नॉलेज में. बट आपने देखा कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, सच ब्यूटीफुल वर्क सर. लवली. तो सो फॉर एग्जांपल मैं वो यही कह रहा था कि अब एक आर्टिस्ट को, एक ट्रू आर्टिस्ट को, जिसको मेटल से काम करना आता हो, जिसको पोर्सिलिन से काम करना आता हो, जो टेराकोटा को जानते हों, उनसे मैं अगर थर्मोकोल या कार्डबोर्ड जैसे मटेरियल के साथ काम करवाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट की तौहीन है. स्कूल में वॉल में पेंट कराना, एग्जैक्टली वो एक आर्टिस्ट की तौहीन है. तो एक आर्टिस्ट को ट्रू प्लेटफॉर्म देना. एंड अभी हम रिसेंटली क्या कर रहे हैं, बिकॉज ही कैरीज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, ही इज़ नाउ गेटिंग इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, Wow, and his that's great. teaching load is getting reduced. So that's the whole funda. If you go to any major universities across the world, वहाँ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफाइन करती है कि वो यूनिवर्सिटी की टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, उसकी रैंकिंग, उसकी रेटिंग्स एंड द वर्क दैट दे डू. तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो करते क्या हैं, उनका टीचिंग लोड इज़ लेस, बट मोर टाइम इज़ बीइंग स्पेंट in innovative practices and developing new techniques and doing all sort of things. तो I think टाइम निकालने की अगर इच्छा है तो टाइम निकल सकता है, बट उसके लिए एक पूरा एक राइट समीकरण, एक राइट कंकॉक्शन होना ज़रूरी है. हमारा माइंडसेट, हमारा जैसा स्कूल, ऐसे लोग, राइट. शायद मुझे तो लगता है शायद बहुत सारे स्कूल वाले सुन रहे होंगे या जो भी है, तो आर्ट टीचर जितनी भी हैं वो सोच रहे होंगे कि हमें तो दीवार पे बनाया जाता है, दीवार पे देते हैं. जब भी मैं बात करता हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्रेंड्स भी हैं, तो क्या कर रहे हो ना, दीवार पे हम आर्ट बना रहे हैं सुबह से शाम तक,
बच्चों को पढ़ाना कम हो जाता था। लेकिन आपने जो जिस तरह मैंने आपका स्कूल में देखा, जो एजुकेशन प्रोफेशनल कॉलेजेस, आर्ट कॉलेजेस में नहीं होती है, वो आप बच्चों को इनिशियल स्टेज में आप दिखा रहे हो, ताकि बच्चे, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँ सर, 3D मॉडल प्रिंटिंग मशीन्स, पेपर मेकिंग, ये स्कूल में नहीं है सर। आपने ये चीज़ को क्यों रखा सर वहाँ पर? देवाशीष जी, चैलेंज ये है, एक इंसान जब प्रोफेशन में जाता है वो 40 साल अपने गुजारता है अपनी प्रोफेशनल दुनिया में। 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के निकालने के बाद 16 घंटे में से 50% टाइम इज स्पेंट इन वर्क प्लेस। सो एक इंसान का 50% ऑफ प्राइम ऑफ हिज लाइफ, 40 years, 4 decades are being spent, of his awake time is being spent at work. अब उस टाइम के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बच्चे को प्रिपेयर करना है। राइट। अगर मैंने बच्चों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अल्टीमेटली 80% ऑफ जॉब्स आर ऑल अबाउट मेकिंग और बिल्डिंग समथिंग। लेट इट बी टीचर्स को अगर हम साइड में रख दें, अगर हम लॉयर्स के बारे में बात ना करें, अगर हम डॉक्टर्स के बारे में बात ना करें, या सिविल सर्वेंट्स की बात ना करें, उसके अलावा जितने प्रोफेशंस हैं उन प्रोफेशंस के अंदर हर इंसान को कुछ ना कुछ बिल्ड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो टू मार्केट टू बी सोल्ड। एनी प्रोफेशन, बी इट एन आर्किटेक्ट और एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, कमर्शियल आर्ट, यू नेम इट, राइट। परंतु मैंने बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स में उसको डिफरेंट मटेरियल्स को मैनिपुलेट करना, उन मटेरियल्स को साधना सिखाया ही नहीं। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड टू फर्स्ट डिसाइड वॉट ही वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ? उसको लाइफ में करना क्या है, किस सेक्टर में जाना है, वो कैसे डिसाइड करे? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर वो डिसीजन पता ही नहीं तो वो हायर एड को सिलेक्ट कैसे करे? And that's why it is absolutely critical for children to at least have basic skills in different materials. And then they'll be able to probably choose the right career. राइट सर, राइट सर। वन थिंग सर, अभी जैसे आपको पता है सर, AI आ गया जी। चैट GTP वगैरह सारा करते हैं। बच्चों को स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है कि आप इसके बारे में आप कुछ लिख के ले आओ या प्रोजेक्ट बनाना है, तो दे यूज़ द चैट GTP एंड दिस जस्ट कॉपी एंड, और वो नोट डाउन करते हैं, होमवर्क करते हैं और स्कूल में सोर्स करते हैं। तो वो जो स्किल्स है पढ़ने की, वो धीरे धीरे सर कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो कमी दिखाई दे रही है। कुछ भी हो तो मोबाइल चाहिए। मैं अपने बच्चों की भी बात करता हूँ सामने, तो मैं कुछ भी होता था, नहीं अब थोड़ा चैट GTP मुझे चाहिए, कुछ क्वेश्चंस टीचर्स दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि ये हेल्पफुल है क्या आगे बच्चों के लिए? चैट GPT, एनी टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर से आज की डेट में बज़वर्ड AI है, वो आ चुका। इट इज़ हेयर टू स्टे, जाने वाला नहीं है। आज ही सुबह जब मैं शेफ बना रहा था और चैट GPT मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल्ड है, और अभी तक तो सिर्फ सवाल लिख के या उससे पूछते थे, बट उसी के अंदर एक फ़ीचर है कॉन्वर्जेशन का। आप मल्टी लैंग्वेजेस में उससे बात कर सकते हैं, और वो इंटरनेट से रिसर्च करके आपको आपके सवाल का जवाब दे देगी। आपको एक गाड़ी खरीदनी है और आपको EV खरीदनी है फॉर एग्जांपल, तो आप ये पूछना चाहते हैं कि EV कौन सी सबसे रिलायबल है मार्केट में, तो वो सारे नेट को क्रॉल करके आपको बता देगा कि क्या है। अब वो टेक्नोलॉजी तो आ चुकी, पॉइंट ये है कि क्या हम बच्चों को कंटेंट के बेसिस पे जज कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर कंटेंट के बेसिस पे जज करेंगे तो बच्चा AI यूज़ करेगा, और AI यूज़ करके वो एक तरह से प्लेजरिज्म कर लेगा और सबमिट कर देगा। हमें जजमेंट का पैरामीटर चेंज करना है। अगर जजमेंट का पैरामीटर ये है कि बच्चे की रिसर्च स्किल को चेक किया जाएगा, और वो अपनी बात को किसी मंच पे किस तरीके से रख रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है, उस बात को जज किया जाएगा, और कुछ नया क्रिएट करने के लिए अगर उसको
जज किया जाएगा, असेस किया जाएगा, देन चैट जीपीटी भले ही वो इस्तेमाल करे, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। यस, राइट सर। लेकिन स्कूल में बच्चे को सर बहुत ज़्यादा देते हैं, होमवर्क्स देते हैं। ओके। तो बच्चे मतलब ऐसा करते हैं कि मैं काफ़ी स्कूलों से, मैं मतलब कम से कम काफ़ी मेरे सराउंडिंग में काफ़ी बच्चों से बात होती है, जी। तो घर आते टाइम नहीं मिलता है, तो होमवर्क्स में अपना चैट जीपीटी पे निकाला, बस कॉपी किया, दिया। और आपने एक बहुत अच्छी बात है बोला कि सर जजमेंट जो है कंटेंट से होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। आज ही हमारे स्कूल में पीटीएम थी और मैंने अपने स्टूडेंट से और सबसे हर स्कूल में हर पीटीएम में मैं जाता हूँ, इसीलिए हमारा आज का शेड्यूल थोड़ा सा वो शिफ्ट करना पड़ा। वो बिल्कुल अनप्लान्ड पीटीएम हो गई। मैं स्टूडेंट से और पेरेंट्स से बात कर रहा था, तो 40% ऑफ असेसमेंट सिर्फ पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है। बाकी है कि आपने ग्रुप में एक एक्टिविटी करी, जिस ग्रुप में आपको उस एक्टिविटी के थ्रू आपको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करना है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करके आपको टाइमलाइन क्रिएट करनी है और उस टाइमलाइन को आके एक्सप्लेन करना है। तो वहाँ पर जजमेंट ये हो रही है कि एक तो आपस में बच्चे एक दूसरे को मिलके ये जज करेंगे कि क्या श्याम और राम अगर टीम में थे तो क्या श्याम ने इनफ टाइम लगाया, उसकी असेसमेंट राम करेगा और उसको नंबर देगा कि यह सारा काम मुझे ही करना पड़ गया। तो पीयर इवैल्यूएशन। उसके बाद असेसमेंट इस बात पे होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी रही। अगर चैट जीपीटी से टाइमलाइन बनवा भी ली, वहाँ पर पब्लिक में पूरी कक्षा के सामने खड़े होके उस रिसर्च वर्क को प्रेजेंट करने के लिए बोलना तो खुद पड़ेगा। स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स तो उसको दर्शानी पड़ेंगी, उसके लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो हाउ वी असेस, unless and until us as educators we don't understand that, we won't be able to truly do justice to today's generation। मुझे ऐसा लगता है देवाशीष जी, आज की जनरेशन ऑलरेडी इतनी फास्ट हो गई है, हमें उस जनरेशन की, आज के स्टूडेंट्स की अटेंशन खरीदने की जिम्मेदारी, उसका दायित्व हम पे है, ना कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमें अपनी अटेंशन दे। Already his speed, he is running at 120 kilometers per hour already. Yeah. Now teachers need to catch up, we need to catch up. वाओ। नमन सर, एक चीज़ मुझे जानना था कि बच्चे जैसे पेरेंट्स होते हैं, क्लास 8 बच्चे पढ़ रहे हैं या क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, उनको कोचिंग भेजते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर की उनकी तैयारी करने के लिए भेजते हैं क्लास 8-9 से। और बच्चे ट्रैवल भी करते हैं, मतलब मैं देखा हूँ पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको गाड़ी प्रोवाइड करा देते हैं, वो ट्रैवल भी करते हैं। क्या इतनी कम उम्र के बच्चे, क्लास 8-9 के बच्चों को भेजना सही होता है, या उनकी पूरा एक +2 की जो गाइडलाइंस है, जो वो पढ़ने के बाद अगर वो कोचिंग ले तो वो बेटर होगा, या अभी से उसको ट्रेन किया जाए क्लास 8 से? मुझे लगता है कि कोचिंग्स की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर एक बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल जा रहा है और साल के 200 दिन, 225 दिन वो स्कूल जा रहा है और हर क्लास में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ट्यूशन जाने की ज़रूरत क्यों है, या किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत क्यों है? वो सारी डोमेन स्किल्स तो स्कूल में सिखाई जा रही हैं एंड मोर। मैं तो अपने पेरेंट्स को ये प्रमोट करता हूँ कि ट्यूशन्स आप मत भेजिए, क्योंकि ये दायित्व तो हमारा बनता है ना उस बच्चे को सिखाने का। क्या बात है सर। सारा दायित्व, चाहे वो डोमेन स्किल्स हों, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंसेस, सोशल स्टडीज़, या लाइफ स्किल्स हों, या प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए उसको प्री प्रेप करना हो, हर केस का वो जो सारी जिम्मेदारी है, कॉलेज रेडिनेस एंड प्री इंडस्ट्री रेडिनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम अपने आप को इसलिए फर्स्ट स्कूल इन द कंट्री मानते हैं जो कि इंडस्ट्री अलाइंड है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो कोर स्किल्स करते हैं। अगर आप एक छोटी सी चीज़ नोटिस करें, एक हायर एड इंस्टीट्यूशन में एक स्टूडेंट
4 साल बिताता है इन बैचलर्स डिग्री, 4 साल में आप एक स्टूडेंट के साथ क्या ही कर सकते हैं? वो मटका ऑलरेडी पक चुका, जो कच्ची मिट्टी जिसको ढालना है, हमारे पास एक स्टूडेंट 15 साल के लिए होता है, 15 years, if they are done right, if the skills are properly mapped, then I'm pretty sure if the student is ready, they don't need any coachings. I think, but on a more practical side, 10th तक मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट को सारी डिफरेंट स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए, चाहे वो डोमेन एकेडमिक की हो, चाहे वो 21st सेंचुरी स्किल्स हों जिसके अंदर लीडरशिप बच्चा सीखे, कोलैबोरेट करना सीखे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखे, वो कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज़ को सीखे, वो अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स को, फिज़िकल आर्ट्स को, स्पोर्ट्स को डेवलप करे, एंड साथ साथ में मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस जो होता है उसको सीखे। बट 11th एंड 12th का जो टाइम है वो बच्चे का बीतना चाहिए इन प्रिपेयरिंग फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज राइटली और रॉन्गली इंडिया में जो एंट्रेंस मैकेनिज्म है, इट इज़ बेस्ड ऑन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन एनी कॉलेज। सो आवर स्टूडेंट्स, they must spend those 2 years understanding what are the courses, what are the entrance examinations, what is the how is the preparation to be done for those entrance examinations, so that they are right and ready to take it forward and get to the right place. अभी recently हम लोग ट्रैक कर रहे थे, बिकॉज बच्चों को राइट गाइडेंस दी जाती है, तो वी हैड स्टूडेंट्स who got into all the top colleges in Delhi University, whether it being Kirorimal or Hansraj, Khalsa, St. Stephen's, whether it is एक स्टूडेंट अभी फुटवेयर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, वहाँ गया, कुछ स्टूडेंट्स अभी NLUs में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में गए, बट वो इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि उनको वो राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल रही है और मिलनी ज़रूरी है। अगर वो गाइडेंस नहीं हम दे पाएंगे, सो आई थिंक एज रेलिवेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं मटेरियल साइंस और मटेरियल्स को मेंड करना एक 6 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकता। मेरे को उसको बेसिक ग्रोस मोटर स्किल्स सिखानी है, उसकी बेसिक लैंग्वेज न्यूमरेसी सिखानी है, अपने आप को संभाल पाना, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाना, वो सिखाना है। बट जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उस हिसाब से उसको वो राइट कंकॉक्शन मिलनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना करियर सही दिशा में लेके जा सके। आई एम वेरी मच प्रो, लोग कहते हैं कि लाइफ रेडी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम अ वेरी वेरी फर्म बिलीवर द स्टूडेंट हैज़ टू बी इंडस्ट्री रेडी। अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए हमने बच्चे को तैयार नहीं किया, एक इंसान से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और आप इमेजिन करिए एक एंटरप्रेन्योर से कितने सारे परिवार जुड़े हुए हैं। राइट। तो व्हेन ह्यूमन बीइंग्स हैव द पावर टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन सो मेनी लाइफ्स, तो उस इंसान को राइट बिल्ड करना फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड, सबसे बड़ा दायित्व ही यही है। कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना नहीं है, IIT के लिए प्रिपेयर करना नहीं है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे डायरेक्टर स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उन्होंने कुछ साल पहले एक कॉल ऑर्गेनाइज करी थी फॉर आवर टीचर्स। इट वाज अ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय अ साइंटिस्ट इन नासा, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो in a place like NASA, they value collaboration, they value teamwork, they value resilience, they value perseverance, they value a person's attitude more than the technical skill. वो कहते हैं वहाँ पर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होना एक इंसान में
ज़्यादा अनिवार्य है दैन जस्ट पोजेसिंग द टेक्निकल इंजीनियरिंग स्किल सेट्स। ग्रेट सर। सर एक चीज़ और पूछूंगा सर, जैसे क्रिएटिव पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। तो आपके स्कूल में जब मैं विज़िट करने गया था, देखा जैसे आपका एक क्रिएटिव सेक्शंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। तो उसमें आप सिरेमिक्स है, पेंटिंग स्टूडियोज़ है, तो आई थिंक इज 34, हाउ मनी सर, आपके कितने सारे सर स्टूडियोज? आई थिंक अराउंड 14 स्टूडियोज, 14 स्टूडियोज। उसमें आपका कैमराज, टेक्निक्स, उसके बाद साउंड, लाइटिंग, साउंड। लाइट, साउंड। तो हाउ यू गॉट दोज आइडियाज टू पुट अप इन योर स्कूल्स? मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे बहुत अच्छे एडवाइज़र्स हैं, जो लोग मुझे हेल्प करते हैं। और इंडिया के बेस्ट ऑफ द एजुकेशनिस्ट एजुकेटर्स जो इस फील्ड में सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैं नो इट ऑल नहीं हूँ, मेरे को बहुत कुछ नहीं पता, बट मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से शायद अपनी एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाता हूँ, जो लोग एक कॉमन विजन कैरी करते हैं। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहूँगा। हाँ। कहते हैं ना, वो शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज़ से मिलाने को। राइट। तो मेरे साथ ये चीज़ मैं डेली जीता हूँ, ये डेली एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं सोचा कि स्किल्स इन एजुकेशन होना चाहिए। आउट ऑफ द ब्लू मैं अपने डायरेक्टर ऑफ स्किल्स से टकरा गया एंड आवर विजन मैच्ड। मुझे लगा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन होनी चाहिए, पेडागॉजी के ऊपर हमें काम करना है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। आउट ऑफ द ब्लू मैंने एक्टिवली ढूंढा नहीं, सिर्फ सोचा, सिर्फ सच्चे मन से चाहा। तो मेरी जो डीन ऑफ इनोवेशन मिस दीप्ति साहनी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो गई और वी हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 7 years नाउ। सिमिलरली टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अलग चीज़ है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन अलग चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन का करिकुलम बिल्ड करना था, तो AR के मिस्टर ऋषि खेमका और उनके साथ उनकी टीम में काम करते हैं मिस्टर अरबाज देसाई, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो जब आप किसी चीज़ को चाहते हो तो लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। मैं तो बड़ा इंट्रिग्ड हूँ कि आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करके आए और आप आज वर्ल्ड के बिगेस्ट कसिनोज के लिए गेम्स डेवलप कर रहे हैं। हु कुड हैव थॉट दैट एन आर्टिस्ट कुड गो इनटू गेम डेवलपमेंट फॉर कसिनोज ऑफ द वर्ल्ड। मैं जानना चाहूँगा उसके बारे में भी। सर क्या होता ना, जो हमारे इंडिया में एक्चुअली कैसीनोज तो बैन है, हमारे यहाँ पर कैसीनोज तो है नहीं, बट हमारे इंडिया में कैसीनोज गेम्स के प्रोवाइडर्स, गेम्स डिज़ाइन प्रोवाइडर्स काफ़ी हैं सर। यहाँ बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर। पैगामेटिक जैसे कंपनीज़ है, हमारी कंपनीज़ भी है जो हम करते हैं, RNG प्ले बोल के हैं। तो हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेकर गेम डिज़ाइन, टेस्टिंग, उसके बाद उसको फ्रीज़ करना, उसको टेस्टिंग करना, फिर उसको लाइव करना, सारी चीज़ यहीं से होती है, पूरी चीज़ें। और इंडिया में ये कम से कम 5-6 साल हो गए, ये एक बूम हो गया अब मार्केट में। पहले आर्टिस्ट को पता नहीं था कि गेमिंग इंडस्ट्री क्या होता था। तो अब हम जब भी गेम के बारे में जब जानते हैं, तो गेम हमें दिखता है कि कैसीनोज, चाहे मोबाइल गेमिंग भी देखिए, उसमें इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी गेमिंग्स कंपनी है उसमें 70% पहले आर्टिस्ट होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि पहला जो प्रोसेस है वो डिज़ाइनर से ही स्टार्ट होता है। गेम डिज़ाइन वगैरह जो भी है पहले स्टार्ट होता है आर्टिस्टों से। आर्टिस्ट का गेम डिज़ाइन फाइनल होने के बाद वो फिर जाता है डेवलपर के पास। उसके बीच में आर्टिस्ट का टीम का मतलब होता है उसमें एनिमेटर्स भी हैं साथ में, ऑफ कोर्स। उसके बाद ये गेम बनने के बाद वो डेवलपर के पास जाता है, गेम डिज़ाइंस होती हैं, उसके हिसाब से गेम डेवलपर लगाते हैं, फिर वो टेस्टिंग में जाता है। जो जितने भी गेम्स क्वेश्चनों में चलते हैं वो मैनुअल टेस्टिंग होती है। जब मैनुअल टेस्टिंग हो जाने के बाद वो फिर हमारे लाइव होती है, फिर चेक करते हैं हम
खुद ही खेल के, सारे लोग खेलते हैं वहाँ पर, कहीं एरर्स बग्स आ रहे हैं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो मैथ्स से उसमें चल रहे हैं, तो आपने लिखा कि यहाँ विनिंग होने से इतने अमाउंट आएंगे, हो सकता है स्किप हो गया, प्रोग्रामिंग में कहीं गड़बड़ हो गया, आपने जो लगाया, तो उसके बेसिस पे लाइसेंस भी देते हैं, पहले चेक्ड होते हैं, फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं कंपनीज कि हमारी ये गेम डिज़ाइन है, इसमें हमारे जो विनिंग सेक्शंस होते हैं, इतनी प्राइज़ मनी होते हैं, ये है, तो वो सारा चेक होने के बाद वो फिर लाइव होते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है। इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और दिस इज़ माई रिसर्च दैट आई एम वांटिंग टू डू। या आपने कहा कि बच्चे कोचिंग में जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि आईआईटी जाने के बाद, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद क्या सेफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा फियर है पेरेंटल कम्युनिटी का, और Right. हमें समझना पड़ेगा। राइट। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्ट फील्ड के लिए, क्रिएटिव फील्ड्स के लिए है। पेरेंट्स को शायद पता ही नहीं है कि मार्केट में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कमर्शियल आर्ट के फील्ड में। लोगों को लगता है फाइन आर्ट्स का मतलब सिर्फ पेंटिंग्स बनाना है। नहीं, आप फाइन आर्ट्स करने के बाद गेम डेवलपमेंट में कर रहे हैं। इफ यू अलाउ मी टू से द Yeah, yes, नेम, yes. आई थिंक यू वर्कड ऑन अ वेरी बिग इंडियन एनिमेशन प्रोडक्ट विच इज़ शायद वो हर घर में, मैं बोल सकता हूँ ना, हाँ बोल सकते हो। शायद छोटा भीम के ऊपर आप काम करके आ रहे हैं। राइट। वो एक ऐसा एसेट है जो कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक सितारा है। वो आप उस टाइप के एरिया में काम करके आ रहे हैं। तो सवाल बड़ा सिंपल है, पेरेंट्स को ये पता कैसे चले, कि उनको वो फेथ कैसे बने कि एक आर्टिस्ट की लाइफ इज़ इवन मोर एनरिच्ड, इवन मोर फुलफिलिंग, राइट। or as fulfilling as the traditional professions that there are, like a lawyer, like a doctor, like an engineer. राइट, तो सिंपल। पहली बात तो आर्टिस्ट जब वो आर्ट करता है तब भी आर्टिस्ट रहता है, और वो जाने के बाद भी आर्टिस्ट रहता है। वो कभी लाइफ से रिटायरमेंट होता नहीं है लाइफ में। अच्छा, चाहे वो इंजीनियर बने या आर्टिस्ट बने, या फिर आप कह रहे हैं कि प्रोफेशन जाने आर्टिस्ट के बाद। अगर आर्टिस्ट बन गया, हाँ। जो किसी भी फील्ड में, वो जिंदा जब तक है फिर भी आर्टिस्ट है, मरने के बाद वो कभी रिटायरमेंट नहीं होता, तभी भी पैसा कमाता है, और मरने के बाद भी पैसा कमाता है। जस्ट आई वांट टू से एम ए भूषण अभी रिसेंटली 2 महीना पहले 118 करोड़ का उनका पेंटिंग ऑक्शन में सेल हुआ है। क्या वो अभी है? नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आर्टिस्ट एक ऐसा फील्ड है, ये नहीं कि पेंटिंग करना ही आर्टिस्ट होता है। आर्ट कुछ भी, आप आजू बाजू आप जो भी देखो, आप चाहे चश्मा देखो, चाहे मैं ड्रेस देखूं, चाहे आप सोफा देखो, सब कुछ आर्ट है। आप दीवार देखो, आप इंटीरियर देखो, सब कुछ सब डिज़ाइन, उसके बगैर कुछ है नहीं। और ये एक इतना वास्ट फील्ड है। ये जो हम करते हैं ड्राइंग करना, ये एक बेसिक है। बेसिक स्टार्ट तो तब होता है जब आप उस फील्ड के ऊपर जाते हो, जब आप ढूंढते हो चीज़ें करना, तब स्टार्ट होता है आपका रियल जर्नी आर्टिस्ट। आप करना क्या चाहते हो, आप किस में जाना चाहते हो, आपको ड्रेस, आपको क्लॉथ डिज़ाइन में जाना है, लेदर में जाना है, आपको लाइट्स डिज़ाइन में जाना है, कार डिज़ाइन में जाना है, स्पेस डिज़ाइन में जाना है, कंप्यूटर डिज़ाइन में जाना है, एनिमेशन में कुछ जाना भी है, जाओ, गेम ग्लास में जाना है, ग्लास डिज़ाइन में जानो सर, उसके बगैर आपका पत्ता हिलेगा नहीं, अगर आप रियल आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एन आर्टिस्ट रिस्पेक्टेड, आर दे रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री में? डज द इंडस्ट्री रिस्पेक्ट आर्टिस्ट्स? सर 100%, 100 to 100%। आर्टिस्ट के बिना बहुत सारे कंपनी है वो बंद हो जाएगी। एआई का बहुत सारे टूल्स जो होते हैं वो आर्टिस्ट ही बनाते हैं। वो प्रोग्रामिंग में भी आर्टिस्ट अपने पॉइंट से, आप आज जो भी देखते हो वो आर्टिस्ट ही जनरेट करता है। एक कॉमन मैन को आप बोलो आपकी डिज़ाइन देने के लिए, वो नहीं कर पाएगा। एक आर्टिस्ट, आज के सेक्टर में आर्टिस्ट की जो सैलरीज है वो मिनिमम स्टार्ट होता है, अगर वो बेसिक है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, 20,000 से स्टार्ट होता है मिनिमम, और हायर एंड पे जाता है कम से कम 6 लाख 7 लाख, यहाँ तक कि ये तो मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसमें वो सैलरी पे नौकरी करता है। अगर उसके बाद वो प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग करता है, प्रोजेक्ट्स करता है, तो कोई नंबर्स नहीं है सर। आई कांट से द वर्ड कोई नंबर्स, करोड़ों में है सर,
करोड़ों में। बस वे ऑफ है कि आप कितना डेडिकेशन हो। एंड सेटिस्फैक्शन पूरा है, उस पूरा आर्टिस्ट को अपना सेटिस्फैक्शन है, अपनी कंडीशंस पे वो काम करते हैं। आर्टिस्ट का भी रिटायर उनकी सिग्नेचर बात करता है सर। बात जब आपका कब कुछ ख़त्म हो जाएगा, रिटायरमेंट होगा, अब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, या आपके हाथ नहीं चल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने बहुत पढ़ाई किया, आप लाइफ जी नहीं पाएंगे। आर्टिस्ट लाइफ जीता है। पहली बात, एक तो वो सुबह शाम जाएगा, अपने जॉब करके आएगा, फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर से वही काम करना पड़ेगा। अगर जिसके अंदर स्किल है यार, आर्टिस्ट बन गया है, वो लाइफ का हर चीज़ एंजॉय करेगा। उसको पसंद नहीं है तो नहीं करेगा वो शायद अगर उसको लगा कि नहीं हो रहा तो नहीं करेगा वो, फिर दूसरे दिन करेगा। मूड है, पैसा मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, जब वो फेम हो जाता है, जब वो फेम होता है तो पीछे घूम के नहीं देखता, बैक नहीं है उसके पास, पीछे घूम के नहीं मेरा क्या होगा, परिवार क्या होगा। आप नहीं हो, आपकी पेंटिंग, आपकी जो भी ये सिग्नेचर्स होंगे पेंटिंग्स की, जो भी होगा, या आपने जो डिज़ाइन किया, वो दोबारा कॉपीज़ होते हैं चीज़ें। उसके लिए आप, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी वाइफ आर्टिस्ट है। अब किसी गैलरी ने उनकी पेंटिंग को उन्होंने परचेज़ किया है, पेंटिंग तो सेल हो गया। अब वो कॉपीराइट्स, वो बोला, उन्होंने कहा कि मैडम आपका पेंटिंग तो हमने सेल कर दिया, बट अगर हम प्रिंट करके कभी हम कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग में डालेंगे या कुछ करेंगे, उसकी आपको हम उसकी आपको पेमेंट करेंगे। ये भी आपका है। अगर 15 हो जाते हैं तो 15। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बहुत वैल्यू है। और आपको भी पता है कि पेंटिंग्स अगर बिकती हैं तो फिर 10 साल बाद उसकी क्या होती है, वो आप अच्छी तरह बता पाएंगे। अच्छा, अगर एक बच्चे को, क्या ये कहना सही रहेगा कि आर्टिस्ट बॉर्न होता है, अक्वायर्ड स्किल नहीं है? क्या ये कहना सही होगा? आर्टिस्ट तो सर, वैन गॉग का कहना है सर कि आर्टिस्ट तो हर 7 साल तक जो बच्चे होते हैं, 7-8 साल तक बच्चे, सबके अंदर आर्टिस्ट है। आपके हिसाब से क्या वो प्रोसेस है जो उस इंसान को गुजरना चाहिए जिससे उसकी वो क्रिएटिविटी और वो आर्ट उसके अंदर की वो जीवित रहे और वो पनपे? हाँ, क्यों नहीं, मतलब वो तो बच्चे जब करते हैं ना, तो उसको पेरेंट्स को एक्चुअली देना चाहिए, मौका देना चाहिए उनको। अच्छी इंस्टीट्यूट, अच्छी चीज़ें उनको दिखाए, वीडियोस दिखाए। काफ़ी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनके वीडियोस दिखाए, उनकी जर्नी को दिखाए। और जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, आपके स्कूल में इतने सारे फैसिलिटीज़ मैंने देखे तो मैं हैरान हो गया। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने इतना चीज़ नहीं देखा था। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में भी इतना कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था उस समय, अब तो है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, और हर स्कूल के अंदर एक आर्ट का पीरियड होता है और आर्ट टीचर्स आर्ट कराते हैं। हम अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं इन समथिंग कॉल्ड एज विजुअल लैंग्वेज। राइट। सो थ्योरी ये है कि विजुअल भी एक भाषा है और उस भाषा के अलग अक्षर हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के वर्ड्स बनाए जाते हैं और एक पर्टिकुलर सिंटेक्स में उन वर्ड्स को पिरो के मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सिमिलर तरीके से विजुअल में जो 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो 8 अल्फ़ाबेट्स से एक विजुअल स्टोरी, एक मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है। और ब्यूटी ये है कि विजुअल की जो भाषा है वो दुनिया का हर इंसान जानता है। राइट। और नेचुरली जानता है। राइट। प्रॉब्लम ये है, आई माइट नो इंग्लिश, बट इफ द अदर पर्सन डजंट नो इंग्लिश, then we will not be able to communicate with each other. But I might be sitting in Africa, and I have expressed myself visually. It might get popular in Southeast Asia. It can be communicated. It can communicate a message to a person sitting in Japan, for example, and it will make sense. So that is the beauty. So schools में visual language सिखाई नहीं जाती। बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, हिंदी सिखाई जाती है, फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सिखाई जाती हैं। बट एक इंसानी दिमाग
जो सोचता विजुअल में है, बट उसको विजुअल में कम्युनिकेट करना सिखाया नहीं जाता। तो हम छोटी कक्षा से, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक एक विजुअल लैंग्वेज का करिकुलम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, आर्ट डिपार्टमेंट को ट्रेन करके सिखा रहे हैं कि हाउ टू टीच द विजुअल लैंग्वेज, एंड कपल्ड विद द डिज़ाइन करिकुलम जो स्टूडियोज़ आपने देखे। तो आप इमेजिन करिए कि ये बच्चे 10 साल बाद क्या करेंगे? 10 साल बाद क्या करेंगे और डिज़ाइन कॉलेज में जाके क्या करेंगे। सर आप तो वो तैयार कर रहे हो सर, एक डायनामाइट तैयार कर रहे हो सर, जो आने वाले जनरेशन है, जो बच्चे ये नहीं बोलेंगे मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। जब भी वो जाएंगे बोले ये मैं कर चुका हूँ, ये देख चुका हूँ, अब इसके आगे क्या है वो मुझे सीखना है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव सर। आप जैसे हमारी कोशिश है। अगर आप देखें हिंदुस्तान में डिज़ाइन कॉलेजेस में एक पोर्टफोलियो मैटर करता है, और इंटरव्यू में वो पोर्टफोलियो में 90% ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंट्री, द ओनली थिंग दैट दे हैव इन द पोर्टफोलियो इज़ आर्ट, फाइन आर्ट। अब फाइन आर्ट में वो वाटर कलर हो सकता है, कैनवस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, चारकोल हो सकता है, बट प्राइमरीली फाइन आर्ट। बट इमेजिन now a child goes to first year foundation in a top design college, and they have a portfolio that has ceramics, that has textiles, that has paper folding, packaging, that has design, that has animation, that has recycling of materials, that has wood, that has visual media, audio, printing, painting, typography. Yes. Imagine all of that. Mechatronics. Mechatronics. You have other studio also. We have, yeah. Imagine they have VR. So आप कह रहे हैं कि कमर्शियल आर्ट के अंदर एनिमेशन, 3D एक आर्टिस्ट ही अल्टीमेटली करता है, बट एक गेम डेवलपर के पीछे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। तो इमेजिन इफ दैट चाइल्ड ऑलरेडी नोज हाउ टू यूज ब्लेंडर एंड माया। We are one of the only Vacoms authorized training center in the country. Vacom आपने सुना है, दुनिया की बहुत जानी मानी We are also using that आर्टिस्ट टूल है। तो स्टूडेंट्स के लिए वो एक स्टूडियो, डिज़ाइन स्टूडियो, जिसमें वो वैकॉम को इस्तेमाल करके करते हैं। इमेजिन इफ दे आर एबल टू डू ऑल दैट। अभी एक स्टूडेंट हमारा, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ, वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। वो एक घड़ी डिज़ाइन कर रहा है। वो कहता है आई वांट टू टू बी एबल टू क्रिएट पीसेस लाइक द बेस्ट वॉच मेकर्स इन द वर्ल्ड। सो ही इज़ स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन। अभी वो विजुअल आर्ट्स के स्टूडियो में जाके उसका स्ट्रैप डिज़ाइन कर रहा है। हमारे पास एक मेटल 3D प्रिंटर है। तो अल्टीमेटली मैं चाहूँगा कि उसका प्रोटोटाइप बने, और आप क्योंकि इंडस्ट्री को बिलोंग करते तो आप उसको जरूर रेट करके उसको गाइडेंस दीजिएगा, बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बस यही है कि आप स्कूल्स में भी जितने प्रोफेशनल्स आर्टिस्ट होते हैं सर, अलग अलग इंडस्ट्री के, ये प्रोग्राम भी करना चाहिए स्कूलों में कि उनको इनवाइट करें। एक दूसरे से लिंक बन ही जाते हैं सब दूसरे के। तो साल में हो या 6 महीने में हो, एक इवेंट कराएं और बच्चों को उनके साथ काम करने का मौका मिले। आर्टिस्ट के साथ डिफरेंट फील्ड से, चाहे वो डिज़ाइनर हो तो वो डिज़ाइन काम करें, तो उसके साथ डिज़ाइनर काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरह डिज़ाइन होता है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, दे बेसिकली दे नो द आइडियाज़ और बेसिक एलिमेंट्स हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर्स। तो ये एक बहुत अच्छा होगा। तो मेरे को लगता है कि स्कूल्स में ऐसा होना चाहिए, और ये 2 दिन का सेमिनार्स होना चाहिए, ऐसा 2-3 दिन का, अलग अलग फील्ड से आए। भट्टी में आग जला रहे तो भट्टी कैसा करना चाहिए, किस तरह प्रिपरेशन होना चाहिए, और डिज़ाइन में वो डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या क्या चल रहे हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में अभी प्रेजेंट आज की तारीख में। तो उसको इनिशियल स्टार्ट कैसा करते हैं और एंड कहाँ करते हैं, वो एक पॉइंट हो गया। तो इससे मुझे लगता है कि जैसे आप जैसे सर, तो आप तो कर ही रहे हैं सर, और मुझे लगता है कि सर ऐसा मुझे नहीं लगता कहीं हो रहा है ऐसा दुनिया में, स्कूल में खासकर, NCR में तो है नहीं खासकर। तो ये एक इनिशिएटिव लेना चाहिए सर सारे स्कूल को। नहीं, वी विल डेफिनेटली ट्राई अ लेवल बेस्ट। और मैं तो खुद बहुत इंट्रीग्ड हूँ आपसे, क्यों मेरे को पता नहीं था कि ये
मुझे एक दो बार जब कभी भी कसिनो में गया हूँगा और वो स्लॉट मशीन्स देखी, तो कभी सोचा नहीं कि उसके पीछे बनाने वाली कंपनी हमारे नोएडा में ही है। और ऐसी, और आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। बहुत बड़ी इंडस्ट्री सर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे सर कि मन में है, आप क्या चाहेंगे आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फाइनली जब जाए क्या लेके जाए आपके स्कूल से? मेमोरीज। मेमोरीज तो है सर, और क्या लेके जाए सर? मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब मैसेज मुझे आपसे जाना था, आपके मन में है वो? क्या लेके जाएं? हाँ फाइनली, मतलब आपके स्कूल से वो जाए फाइनली पास आउट होके, और अंदर में इतनी सारी चीज़ें वो लेके जाए। मैंने, अगर आप थोड़ा सा इसको मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। मैंने नोटिस किया है 35-40 की एज में आके भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। पैसा कमा रहे हैं, सेटल, सो कॉल्ड सेटल हो गए हैं, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और अगर आप देखें तो पीपल आर चेंजिंग प्रोफेशंस एवरी डेकेड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब एक बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है तो उनको लगता है कि हमें अब वो करना है जो मेरा मन है। सो मेनी, एक हिंदुस्तान में सेइंग है कि पहले इंजीनियरिंग करेंगे फिर देखेंगे क्या करना है। तो इंजीनियरिंग करके नौकरी करके मैं फैमिली सेटल कर दी, मुझे नहीं बट 15 साल काम करने के बाद लगा कि मुझे कुछ दूसरा रास्ता तय करना है। मुझे लगता है ये बहुत वेस्ट ऑफ हमारे नेशंस के रिसोर्सेज हैं। इंडस्ट्री वंचित हो रही है उस राइट कैंडिडेट से। मैं चाहता हूँ हमारा स्टूडेंट वो अपने आप के बारे में क्लैरिटी लेके जाए कि वो कौन है, उसको पता हो कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में उसको मज़ा आता है। अगर उसको अपने तत्व के बारे में पता होगा, सोने को पता नहीं कि मैं सोना हूँ, तो फिर क्या तो वो जवाहरात कैसे बनेंगे? बनेगा सर? अगर कॉपर को पता ही नहीं कि मैं कॉपर हूँ, तो पूरी दुनिया को पावर कैसे करेगा? तो ये क्लैरिटी अगर बच्चे स्कूल से लेके जाएं, और सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा दायित्व सिर्फ मेरे स्कूल से। 2,500 2,500 बच्चों तक सीमित नहीं है। मेरा दायित्व पूरे सेक्टर की तरफ होता है। आई थिंक कि ये चीज़ हर स्कूल के बाद एक बच्चे को पता होनी चाहिए। अगर ये बच्चा वो लेके जाए और उसके बाद चाहे डिसीजन कुछ भी ले, फॉर वॉट एवर रीज़न, आई विल बी ओके, एंड आई थिंक आई वुड हैव डन जस्टिस टू आवर चिल्ड्रन एंड टू आवर नेशन। वाओ, थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है आप इतना टाइम निकाल के आया सर, आपने हमारे यहाँ पर, बहुत दूर है इट्स माई सर, माई प्लेजर। बहुत कुछ जानने को मिला सर। बहुत मुझे लगता है कि बच्चों में, पेरेंट्स को भी बहुत कुछ जानने को ये चीज़ हमारे सर से मिला होगा कि बच्चों को कभी रुकना नहीं चाहिए, जो मन करे वो करे, और आशा करते हैं कि ये अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। थैंक यू।